वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 23 अक्टूबर है तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में आप लोगों के लिए पीटी, प्रारंभिक परीक्षा, मेंस और इंटरव्यू और इन कौन कौन से टॉपिक को कवर किया गया जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में आप लोगों के लिए उपयोगी होगा, उसके मेन पार्ट और सब पार्ट पर हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ आप लोग जितने भी गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं जिसमें स्टेट लेवल के और साथ ही साथ सेंटर लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें पीटी स्तर के कौन कौन से प्रश्न शामिल होंगे उसको भी हम लोग देखते चलेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोग यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, युक्ति आईएएस के यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और जो हमारे पुराने और नए लिसनर व्यूअर हैं, चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि जो हमारा टारगेट है 10,000 सब्सक्राइबर का वो जल्द से जल्द पूरा हो। हम लोग स्मार्ट क्लास में कन्वर्ट होकर आप लोगों के सामने और भी बेहतर तरीके से न्यूज़ एनालिसिस करा सके, साथ में एक पेपर से अधिक न्यूज़ एनालिसिस करवा सके। जो महत्वपूर्ण टॉपिक है अन्य पेपर में उसमें भी हम लोग एनालिसिस करें। और भी जो क्लासेस स्टार्ट हो रही है, जैसे अभी 68 का टारगेटेड बैच स्टार्ट हो जाएगा, आज से उस पर नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और दीपावली के बाद इस पर सारे काम शुरू हो जाएंगे। तो जो भी टारगेटेड बैच में एडमिशन लेना चाहता है वो ले सकते हैं। इसी तरह यूपीएससी का टारगेटेड बैच जब स्टार्ट होगा और बहुत ही लो प्राइस इसका रखा गया, जानते ही युक्ति आईएएस का मेन मकसद यही है कि कम से कम जो फी स्ट्रक्चर है उसको कम किया जाए और साथ ही साथ जो क्वालिटी बेस्ड जो मटेरियल है आप लोगों को उपलब्ध कराया जाए, एग्ज़ाम ओरिएंट चीज़ों को कवर किया जाए, टू दी पॉइंट बातें की जाए। तो जो हमारा उद्देश्य है, आइडियोलॉजी है, उस पर हम लोग जल्द ही काम कर रहे हैं, जल्द ही आप लोग सामने प्रस्तुत होंगे। चलिए, आप लोग ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा। ऐप पर आपको बहुत सी चीज़ें अवेलेबल होगा, इसका की नोट्स प्राप्त होगा, इसका अंडरलाइन पेपर का कटिंग प्राप्त होगा। साथ ही साथ आपको बहुत से टेस्ट सीरीज़ दे सकते हैं, जैसे यूपीएससी का टेस्ट सीरीज कल ही हुआ है पॉलिटी का, तो बहुत से लोग शामिल हुए, तो आप लोग भी शामिल हो सकते हैं। साथ ही साथ बीपीएससी का टेस्ट सीरीज 68 सीरीज़ चल रहा है, फिर यूपी पीसीएस का जल्द ही स्टार्ट हो जाएगा और भी टेस्ट सीरीज़ है जो आपको अवेलेबल होंगे युक्ति आईएएस ऐप पर। तो डाउनलोड करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहता है। साथ में टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर बहुत से महत्वपूर्ण स्लाइड के साथ साथ आप लोगों को डेली इवनिंग में 7 PM में क्विज चलाया जाता है, टॉपिक वाइज होमवर्क सीरीज चलाया जाता है जो आपको होमवर्क दिया गया। अभी हालांकि पूजा त्यौहार के अवसर पर लोग व्यस्त हैं जिसके कारण ये आज कल नहीं हो पाएगा, पर जैसे ही सब चीज़ें नॉर्मल हो जाती फिर से टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, तो आप लोग इसमें भाग ले सकते हैं। और महत्वपूर्ण देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक 10 ही प्रश्न मैं देता हूँ आप लोगों को वहाँ पर, जो आपको डायरेक्ट यूपीएससी के प्रश्न में देखने को मिल सकता है कोऑर्डिनेट होकर, या तो पीसीएस के एग्जाम में देखने को मिल सकता है। यहाँ पर मैं औसत प्रश्न को नहीं शामिल करता हूँ, आप लोग जानते ही मेरे स्टैंडर्ड को किस रूप से आप लोग को दे रहा हूँ, जो स्टूडेंट देते हैं। तो जो लोग नहीं दे रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं, तो टेलीग्राम चैनल से सबसे पहले जुड़िए, वहाँ पर जाके चीज़ें देखिए किस प्रकार के प्रश्न क्रिएट किए जाते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए नौकरियों के कल कुछ सुखद अनुभव देखने को मिला, जिसमें 75,000 युवाओं को सीधे नियुक्ति पत्र सौंपी गई और 10 लाख नौकरियां देने का लक्ष्य रखा गया एक वर्ष के अंदर। और देखिए मैं स्पष्ट पिछले दिनों भी बोला था, सरकार की कुछ टारगेटेड लक्ष्य होनी चाहिए जिसमें किसी प्रकार की कमी नहीं होना चाहिए, जिसमें रोज़गार सबसे पहले मैंने बोला था। रोज़गार अगर आप देते हैं तो बहुत से बाय प्रोडक्ट के रूप में आप चीज़ों को कवर कर लेते हैं। उसी प्रकार स्वास्थ्य में भी किसी प्रकार की किसी भी सरकार, केंद्र स्तर हो या राज्य स्तर की सरकारें हो, स्वास्थ्य को लेकर सजगता से काम करने की जरूरत है। अगर स्वास्थ्य को हम बेहतर कर लेते तो इसके बाय प्रोडक्ट्स बहुत से ऐसे कार्य होंगे जो स्वतः हो जाएंगे। इसी प्रकार शिक्षा भी एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे हम लोग अगर एक पर टारगेटेड वर्क करते हैं अब बेहतर करते हैं, उसका बाय प्रोडक्ट बहुत हमें देखने को मिल जाता है। इसलिए मैं बात करता हूँ कुछ सरकार को, कुछ केंद्र सरकार या राज्य सरकार, दोनों को एक न्यूनतम कम से कम 5 से 10 टॉपिक ऐसा निर्धारित करना चाहिए जो सरकार के प्राथमिकताओं में शामिल होकर बिना किसी लेट लपाटे के, बिना किसी एक्सक्यूज के उन पर वर्क किया जाए। प्रशासनिक नियंत्रण
और जो राजनीतिक नियंत्रण का जो स्वरूप है उसमें बदलाव आए और लोगों के जन कल्याण को एक बेहतर एग्जाम्पल के साथ पेश किया जाए। तो चलिए ये सब चीज़ें हैं, ये तो आपको अवसर देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ देखिए यहाँ पर 2-3 चीज़ें याद रखिएगा। यह पीएम रोजगार मेला के नाम से इसे किया गया था, तो आपको प्रश्न पूछ सकता है पीटी ओरिएंट प्रश्न पे पीएम रोजगार मेला का शुभारंभ कब हुआ था। तो कल का डेट याद रखिएगा आप लोग, 22 अक्टूबर। और साथ ही साथ देखिए इसकी नियुक्ति यूपीएससी, एसएससी और रेलवे बोर्ड के जरिए की जा रही है। कार्मिक विभाग अगले कुछ महीनों में नियुक्ति पत्रों की अगली किस्त जारी करेगा और राज्य जो है और भाजपा शासित कई राज्य भी रोजगार मेले में तैयारी कर रहे हैं। इसी प्रकार के चीज़ें अपडेट होंगी। तो सरकार देखिए इस तरह होता क्या है ना, प्रतिस्पर्धा बढ़ती है केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर रोजगार देने के लिए, बेहतर कार्य करने के लिए। तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट समाज में जाता है, लोगों के प्रति जाता है कि सरकार हमारे लिए कुछ कर रही है। और देखिए आप ऐसा नहीं है कि सरकार रोजगार नहीं देती है, कोई भी सरकार रहे, वो केंद्र की हो या राज्य की सरकारें हों, वो अस्थाई नौकरी में थोड़ा सा समस्या हो सकता है कि अस्थाई जो नौकरियां होती हैं, जो प्रशासनिक नियुक्तियां होती हैं, वो ग्रुप ए से लेकर 4th क्लास का जो नियुक्तियां होती है उसमें देखिए सीट आवंटित रहते, सीट की संख्या न्यूनतम होती है और ये बहुत से चीज़ों पर निर्भर करती है। पर अप्रत्यक्ष स्वरोजगार सरकार हमेशा देती है, वो केंद्र की सरकार रहे या राज्य की सरकारें रहें। जैसे अभी PIL चर्चा में, हालांकि बहुत दिनों से, आज न्यूज़ भी उस पर कवर है, जो मैन्युफैक्चरिंग जो लिक्विडिटी दी गई है टारगेटेड 14 सेक्टर को, उससे देखिए 30 लाख से अधिक अप्रत्यक्ष स्वरोजगार उत्पन्न होगा। और ये डाटा इकरा का है, इकरा का डाटा आया हुआ है, उसने यह बात बोली। तो सरकार देखिए, कोई भी सरकार, ये केंद्र की मैं बात कर रहा हूँ, वैसे ही राज्य सरकार में बिहार ले लीजिए, यूपी ले लीजिए, MP ले लीजिए या हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, किसी भी स्टेट को ले लीजिए आप, अस्थाई नौकरियों में थोड़ा समस्या है, ठीक ना। मैं इसे मानता हूँ सभी, क्योंकि देखिए सीटें लिमिटेड होती हैं और सीटों का वर्गीकरण अलग अलग तरीके से किया जाता है। जिस तरह का विभाग अनुशंसा भेजेगा उस संबद्ध आयोग उस प्रकार से नियुक्ति करेगी। पर अप्रत्यक्ष रोजगार देने में कोई भी सरकार पीछे नहीं रहती है, वो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रोजगार, स्वरोजगार देती है और लगातार दे, तभी तो चीज़ें इस प्रकार से उभर का प्राइवेट सेक्टर डेवलप होता है और चीज़ें इसके साथ। अब मान लीजिए हाल ही में गुजरात में सबसे बड़ा ये 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट आया, किसी कंपनी ने किया है। तो क्या वो केवल कंपनी के कार्य तक ही सीमित रहेगा? नहीं रहेगा। जहाँ ये स्तर होगा, इंस्टॉलमेंट होगा उस फैक्ट्री का, उस इसमें तो डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से लोग जो 30,000 लोग हैं उसमें तो जाएंगे ही, नौकरी प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ इसके साथ अप्रत्यक्ष रोजगार कैसे उत्पन्न होगा? इसके आसपास के क्षेत्र में बाजार डेवलप होगा। तो बाजार डेवलप होगा तो बाजार डेवलप होने में बहुत सी चीज़ें उसके जुड़े रहेंगे। उस खाद्य सामग्री से रिलेटेड दुकानदारी को रोज़गार प्राप्त होगा, उससे रिलेटेड जो और भी संबद्ध चीज़ें हैं उसको भी रोज़गार प्राप्त, जैसे माल ढुलाई के लिए। तो इस प्रकार देखिए सरकार अप्रत्यक्ष रोजगार प्रत्येक स्तर पर केंद्र में भी देती है और शुरू से अंत तक से 1947 से लेकर वर्तमान 2022 तक सभी सरकारों ने अप्रत्यक्ष रोजगार को बढ़ावा दिया है और दिया भी जाता है, अवसर भी प्राप्त। इसी तरह राज्य सरकारों में भी स्थिति देखने को, अस्थायी नौकरियों में समस्या आ जाती है और हम रोजगार को इसी संदर्भ में समझ जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या यही है ना कि हम रोजगार को अस्थायी नौकरी से जोड़ के देखते हैं कि रोजगार का मतलब वही होता है। पर यहाँ पर आपको दोनों में अंतर करना आना चाहिए और आपको पूछे प्रश्न इंटरव्यू में आप किस प्रकार के रोजगार को बढ़ावा देना चाहते हैं, तो ध्यान रखिएगा आप अप्रत्यक्ष रोजगार को बल देकर इस पर कार्य कहिएगा, क्योंकि अप्रत्यक्ष रोजगार विस्तृत रोजगार श्रेणी को जन्म देता है और अस्थायी रोजगार एक सीमित क्षेत्र को बल देता है। पर प्रशासन चलाने के लिए अस्थायी रोजगार की आवश्यकता होती है, इसलिए अस्थायी रोजगार एक सीमित साधनों के साथ भी एक मजबूत रीढ़ की हड्डी की तरह कार्य करती है सिस्टम में। तो यहाँ पर बढ़ावा देने की बात की तो अप्रत्यक्ष रोजगार, लोगों के हाथ में स्वरोजगार उत्पन्न किया जाए और साथ ही साथ जो अस्थायी जो रोजगार है उसमें आपको
जो निरंतरता बनाए रखनी चाहिए। तो सर इस प्रकार से इंटरव्यू में आप चेक एंड बैलेंस पर चलिएगा। ऐसा नहीं कि आप केवल अस्थायी रोजगार को ही बढ़ावा देने की बात कर दे और केवल अस्थायी नौकरी को ही बढ़ावा देने की बात कर दे। दोनों में चेक एंड बैलेंस बना के रहिएगा, क्योंकि आपको इंटरव्यू बोर्ड में लोग इसी तरह से फंसाएंगे, इसी तरह से ब्रेन जैक करेंगे। आपको दो मिनट 3 मिनट के लिए पता ही नहीं चलेगा कि आपने क्या गलती कर दिया है। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से अगर प्रश्न क्रिएट करें तो आप लोग इसे अच्छे तरीके से सॉल्व करें। नेक्स्ट न्यूज है, देखिए यहाँ पर देश का सबसे बड़ा मदरसा दारुल गैर मान्यता प्राप्त है, दारुल उलूम। देखिए यहाँ बात यहाँ है कि यूपी में अभी चल रहा है सर्वे, और देखिए मैं हमेशा मानता भी हूँ ये सब चीज़ों को लेकर संस्थाओं को है ना संस्थागत होना चाहिए, क्योंकि उससे प्रति उसकी जवाबदेहिता तय हो जाती है, मानक अपने आप को स्थापित करता है और साथ ही साथ कार्यशैली में परिवर्तन आ जाता है। जब वो मान्यता प्राप्त होगा, सरकार के एजेंसियों से वो धन अर्जित करेगा या सरकार के अन्य एजेंसियों से संबद्ध रहेगा, तो उसके प्रति इन सब चीज़ों को तय कर दिया जाता है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, पहले आप उसको देख लीजिए, समझ लीजिए, तो इस पर मैं बात करूँगा। देवबंद में विश्वविख्यात मदरसा जो दारुल उलूम मदरसा बोर्ड को मान्यता प्राप्त नहीं, यह गैर सहायता प्राप्त मदरसा है जो सोसाइटी एक्ट के तहत पंजीकृत है। तो यहाँ प्रश्न उठता है, क्या जो सोसाइटी एक्ट के तहत पंजीकृत है तो वो मान्यता प्राप्त संस्था नहीं होगा? तो बिल्कुल नहीं ऐसा होता है, पर इसके टर्मिनोलॉजी को आपको समझना है कि इसे क्यों मान्यता प्राप्त नहीं कहा गया। तो इसी दौरान देखिए सर्वे के दौरान कहा गया है कि लगभग 16,553 मदरसे जो मदरसा शिक्षा प्राप्त मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, जिस सर्वे के दौरान देखिए पूरे प्रदेश उत्तर प्रदेश मदरसा जो शिक्षा परिषद है के द्वारा मान्यता प्राप्त लगभग 16,513 मदरसे हैं। सर्वे के दौरान करीब 7500 मदरसे मिले जिनके पास कोई मान्यता ही नहीं है। इसमें सर्वाधिक 550 जो है अधिक गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मुरादाबाद में है, यूपी के मुरादाबाद में। अब यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें यहाँ पर समझिएगा। दारुल उलूम जी की मदरसा जो है पंजीकृत नहीं है, इसका पंजीकरण सोसाइटी एक्ट के तहत हुआ है। तो इसके तहत देखिए क्या होता है कि लेकिन इसे अवैध नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इसके पीछे जो मदरसे हैं सरकार से सहायता प्राप्त है, सोसाइटी एक्ट के तहत उनका अल्पसंख्यक विभाग में पंजीकरण होता है, और जो मदरसे सरकार से मदद नहीं ले रहे हैं उनको अवैध नहीं कहा जा सकता है जब सरकार से यह पुष्टि न हो जाए कि उनको प्राप्त जो आय का स्रोत है उचित नहीं है। तो यहाँ पर 2-3 चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। किसी भी संस्था, यहाँ पर दारुल इस्लाम की ही बात नहीं हो रही है, यह एक मात्र कारक है, एक मात्र उदाहरण के तौर पर इसे देखा जाए। मैं सभी संस्थाओं की बात कर रहा हूँ। जो कोई भी संस्था पंजीकृत सोसाइटी एक्ट के तहत है तो वो मान्यता प्राप्त है, पर सरकार से मान्यता प्राप्त एसेट नहीं प्राप्त करता है। अर्थात सरकार बहुत से अनुदान देगी तो वो जो सरकार से मान्यता विभाग से मान्यता प्राप्त नहीं होगा तो उसे इस प्रकार के एसेट प्राप्त नहीं होगी। जैसे ये है संस्था दारुल, वो अल्पसंख्यक मंत्रालय से नहीं है, तो अल्पसंख्यक मंत्रालय से नहीं मान्यता प्राप्त है तो इसे सरकार की कोई एसेट प्राप्त नहीं होती होगी। वो अपने स्तर पर जाकर कार्य करता होगा। तो कार्य जब कर रहा है दारुल उलूम अपने स्तर पर, तो वहाँ 2 चीज़ें याद रखिएगा। उसका आय का स्रोत क्या है यह देखा जाएगा। अगर सही तरीके से आय का स्रोत हो रहा है तो यह मान्यता प्राप्त रूप से कार्य समतुल्य करेगा। नहीं तो देखिए आय का स्रोत अनैतिक होगा, अव्यवहारिक हो, सरकार के रूल एंड रेगुलेशन के खिलाफ होगा, तो इसे अवैध घोषित करके इसे बंद कर दिया जाएगा। तो इसके आय के स्रोत अब डिपेंड करेंगे इसके भविष्य का। अगर आप सार्वजनिक रूप से यह आय ले रहा है, जैसे मान लीजिए हम दान देते हैं, कोई व्यक्ति दान देता है, तो उससे अगर यह संस्था चल रहा है तो यह बेहतर तरीके से काम करेगा, कोई इशू नहीं होगा सरकार या सरकार की एजेंसियों को इसके खिलाफ जाने के लिए। पर यही दान का स्वरूप चेंज हो जाएगा। मान लीजिए दान के स्वरूप विदेशी फंडिंग, जो टेरर फंडिंग होता है या मनी लॉन्ड्रिंग का फंडिंग होता है, उससे अगर ये इसे दान प्राप्त हो रहा है तो जाके सरकार के एजेंसियों में यह प्रश्न होगा उसका, और इस पर जांच बैठेगी और जो संबद्ध एजेंसियां हैं वो कार्य करेगी। तो
तो ये चीज़ें समझिए कि ये सभी संस्थाओं पे इसी रूप से लागू होता है। वो किसी भी धर्म का हो, मजहब का हो, संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं हो, सभी पर इस तरह का लागू होते हैं नियम। तो इसलिए आप इसे दूसरे एंगल से मत समझिएगा, बस एक एग्जाम्पल के तौर पे इसे देख सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर नज़र रखेंगे। देखिए 7 राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट दिखाएंगे सड़क सुरक्षा का राह। अब मैं आपको लगातार बोल रहा हूँ ना, ये सड़क सुरक्षा इस बार मेंस में ज़रूर होगा क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। मेंस में इस पर ज़रूर प्रश्न देखने को मिल जाएगा, क्योंकि लगातार सड़क सुरक्षा से लेकर सरकारें, संबद्ध संस्थाएं सजग हो रही है और इस पर दिशा निर्देश कर रही है। तो इसी के संदर्भ में देखिए हाल ही में इंटरनेशनल रोड फेडरेशन और जो यूपी प्रदेश है, सरकार ने मिलकर निश्चित सड़क को निश्चित दूरी के बीच एक अभियान चली है। तो ये प्रश्न आपको पीटी में पूछ सकता है, निश्चित सड़क और निश्चित दूरी नामक अभियान किस राज्य सरकार में चलाई गई है? राज्य सरकार के द्वारा, तो यूपी सरकार के द्वारा। और किस संस्था द्वारा चलाई गई? तो ये भी आपको प्रश्न याद रखना है। पीटी फेड, यूपी पीसीएस वाले और यूपी में जो भी एग्जाम होंगे उनके लिए यह प्रश्न बनता है। साथ में जोधपुर में याद रखिएगा, राजस्थान के जोधपुर में MBM विश्वविद्यालय ने साथ मिलकर 2024 के अंत तक जोधपुर को ऐसा शहर बनाने का समझौता हुआ जिसमें जहां पर दुर्घटना की एक भी मौत होती। ये बहुत ही क्रांतिकारी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में देखा जा रहा है। अगर ऐसी संभावनाएं बन जाती, उभर जाती है कि एक भी दुर्घटना नहीं हुई, तो इस मॉडल को पूरे देश में लागू किया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें अपडेट है। और ये 7 राज्य कौन कौन है ये ध्यान रखिएगा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। जो 7 राज्य में यह पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें ये प्रकार के सड़क आपको प्रोजेक्ट के रूप में चला जाएगा। साथ में याद रखिएगा, इसने जो इंटरनेशनल रोड फेडरेशन ने बनाया रोड सेफ्टी एंथम, यह भी आपको पीटी फैक्ट के रूप में आपको प्रश्न पूछ सकता है। तो ये सब चीज़ें अपडेट होते रहिएगा, और जो पहले बताया गया न्यूज एनालिसिस किया जा चुका है उसमें बस ऐड करते जाइएगा। क्या मैं आप लोगों को बोलता हूँ, एक बार विस्तृत रूप से नोट्स क्रिएट कर लीजिए, बना लीजिए मेन टॉपिक, सब टॉपिक को, उसके बाद एक पेज छोड़ दीजिएगा एक्स्ट्रा, और उसमें जो भी अपडेट होता है 1 साल के अंदर उसे अपडेट करते रहिएगा की पॉइंट के तौर पर। चलिए आप लोग समझ गए होंगे, जो नहीं समझे हैं तो एक वीडियो बना हुआ है की नोट्स कैसे बनाएं, दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस का की नोट्स कैसे बनाएं, उसे आप लोग देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, देखिए तब तक चैनल को जरूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन में महत्वपूर्ण कमेंट, सुझाव जो भी आपको लगता है कि क्या मैं सुधार हो रहा है, मैं आपके अध्ययन अध्यापन में इससे लाभ हो रहा है, तो ज़रूर सुझाव में या कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हैं लोग, ताकि मोटिवेट हो। साथ ही साथ देखिए जो 10,000 टारगेट सब्सक्राइबर का है वो जल्द से जल्द पूरा कीजिए, जिससे सभी लोगों का हम लोग स्मार्ट क्लासेस में कन्वर्ट होकर आए और आप लोगों को नए एक बेहतर तरीके से न्यूज़ एनालिसिस करवाए। ताकि देखिए होता क्या है, मोबाइल में ना लिमिटेड हो जाते हैं, मैं अपनी जो योग्यता है, क्षमता है, उससे कहीं लिमिटेड हो जाता हूँ, बन जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर उस प्रकार के विकल्प नहीं मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है, यह यूपीएससी के जीएस पेपर 2 भ्रष्टाचार और संबद्ध संस्थाओं के कार्य से संबंधित जो टॉपिक है उसमें कवर करेगा ये न्यूज़। तो आप लोग इसे देखिएगा। ये सफ़ेदपोश अपराध बहुत ही गंभीरता से विचार करना होगा, कोर्ट ने बोला है, यह सीबीआई कोर्ट ने बोला है, तो ये ध्यान रखिएगा। और सफ़ेदपोश अपराध या भ्रष्टाचार से रिलेटेड मैंने पहले भी न्यूज़ एनालिसिस कर चुका हूँ, 2 सितंबर 2022 का आप लोग वीडियो एनालिसिस देखिएगा। आपको भ्रष्टाचार के सभी आयाम के बारे में चर्चा किया हुआ है, भ्रष्टाचार क्या होता है, भ्रष्टाचार के प्रकार क्या है, भ्रष्टाचार का स्वरूप किस रूप से बदला है, भ्रष्टाचार से संबद्ध एजेंसियां कैसे काम करती है, हाल ही में कौन कौन से नियम कानून बनाए गए हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ किन किन व्यक्तियों पर अभी तक बेहतर प्रबंधन किया गया है। तो सभी चीज़ों पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं 2 सितंबर के वीडियो में। तो ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। सॉरी गला फंसा हुआ है। अब देखिए सफ़ेदपोश अपराध के संबंध में सीबीआई ने एक विशेष अदालत ने कहा कि सफ़ेदपोश अपराध गंभीरता से विचार करना होगा, क्योंकि इससे देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। यह मामला था पूर्व जो मंत्री हैं रांगपा नेता अनिल देशमुख के खिलाफ जमानत के संदर्भ में। तो ये क्या था वो चीज़ें समझिए।
यहाँ पर दिया हुआ है। और उनके द्वारा जो सीबीआई का कोर्ट है उसमें बोला गया है कि मौजूदा मामले में राष्ट्र की अर्थव्यवस्था प्रभावित करने वाली एक बड़ी धनराशि शामिल है। इस तरह के सफ़ेदपोश अपराध अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं और इन्हें गंभीरता से लिया जाना चाहिए। इनकी प्रकृति बहुत गंभीर है। देखिए, कोई भी अपराध अगर होता है, मान लीजिए आप किसी की हत्या करते हैं तो ये क्षणिक अपराध होता है, क्षणिक आवेश में आया हुआ अपराध होता है। मान लीजिए कुछ पल तक अपने कंट्रोल अपने मस्तिष्क से खो देते हैं, उसके एवज में आप हत्या कर देते हैं। पर जैसे सामूहिक दुष्कर्म हुआ या टारगेटेड दुष्कर्म हुआ या टारगेटेड हत्या हुआ, नरसंहार हुआ, इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो कहीं न कहीं आपको विभत्स प्रकृति के श्रेणी में लाता है। उसी श्रेणी में इसे भी शामिल करनी चाहिए, क्योंकि ये सोची समझी हुई रणनीति के तहत किया गया अपराध होता है। इसमें कुछ काल क्रम घटना होता है। ज़रूरी नहीं कि ये चीज़ें हो रही अचानक कोई उठा रात से सुबह उठा और एक इस प्रकार के भ्रष्टाचार के कुछ कार्य कर लिए, किसी से 1000 करोड़ का आपको घूस ले लिया और इसके एवज में कुछ कार्य कर दिया। ऐसा तो होगा नहीं। उसको इसके लिए कुछ महीनों तक कुछ चीज़ें करनी होगी, बाय प्रोडक्ट के रूप में कुछ काम करना होगा, किया होगा, तो जाके एक प्रक्रिया के तहत इसे इस स्थिति में आया होगा, तो 1000 करोड़ के उसे घूस प्राप्त हुआ होगा। तो ये सफ़ेदपोश अपराध जो है ना, बहुत ही संगठित अपराध होता है और यह कहीं न कहीं अपराध की जो श्रेणी है वो देश की अर्थव्यवस्था को खराब करता है, बर्बाद करता है। आर्थिक अपराधियों कटघरे में खड़ा नहीं किया गया तो पूरा समुदाय व्यवस्थित हो जाएगा। तो याद रखिएगा, इस प्रकार के मामले आते हैं तो उसके जो बेसिक पॉइंट है ना उसे ज़रूर बताइएगा, समझाइएगा। अब जो विशेष सीबीआई के जो जज हैं SH ग्वालानी, उन्होंने आदेश में कहा कि क्षणिक आवेश में आकर हत्या की जा सकती है, लेकिन आर्थिक अपराध बहुत सोच समझ के और शांत दिमाग से किया जाता है, इसलिए इसको नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। तो इस पर चीज़ें हैं, आया है अपडेट तो हम लोग बात करेंगे। सफ़ेदपोश अपराध क्या होता है, या वाइट कॉलर और ब्लैक कॉलर, आपको ब्लू कॉलर, सॉरी भाई मैं ब्लैक बोल के हो जाता है कभी कभी मिस्टेक। ब्लू कॉलर और वाइट कॉलर क्राइम क्या होता है, अपराध क्या होता है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो यह व्यक्तियों जो वाइट कॉलर अपराध होता है या क्राइम होता है, यह व्यक्तियों, व्यवसाय और सरकारी पेशेवरों द्वारा, अर्थात जिस प्रकार इंजीनियर का एक ग्रुप होता है, डॉक्टर्स का ग्रुप होता है, शिक्षा में इस प्रकार के पेशेवर अपराध देखने को मिल जाता है। प्रेरित अहिंसक अपराध होता है, कोई यहाँ पे हिंसा नहीं होता, ध्यान रखिएगा। यह अहिंसक अपराध होता है, यह अर्थव्यवस्था को अंदर से खोखला करता है। तो ध्यान रखिएगा, यह अहिंसक अपराध की श्रेणी में होता है। इन अपराधों में छल और विश्वास का उल्लंघन होता है, अर्थात किसी प्रकार का छल किया जाता है, विश्वास को तोड़ा जाता है, तो इस प्रकार का उल्लंघन किया जाता है। साथ ही साथ वाइट कॉलर क्राइम उदाहरणों में प्रभुति जो कांड हुआ था, धोखाधड़ी हुआ था शेयर मार्केट में, कॉर्पोरेट धोखाधड़ी होता है, बहुत से कॉर्पोरेट पैसा लेकर भाग जाते हैं। साथ ही साथ मनी लॉन्ड्रिंग का भी समस्या इसमें देखने को मिलता है। पिरामिड योजनाएं आदि शामिल होती है। अब पिरामिड योजनाएं क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, मैंने यहाँ पिरामिड योजनाएं रखा हूँ, तो यहाँ पर देखिएगा। पिरामिड योजना ऐसे अस्थिर व्यवसाय मॉडल है जहाँ प्रतिभागियों के अन्य सदस्यों के भर्ती का लाभ मिलता है। शुरुआती प्रतिभागी आगे नए निवेशकों की भर्ती करते और ऐसा करने के लिए कमीशन प्राप्त करते। जैसे बहुत से आप लोग स्कीम सुनते होंगे, स्कीम चल रहा है जिसमें एक सदस्य जोड़ता है, जैसे एक सदस्य X हुआ, मान लीजिए, एक सेकंड मैं एग्जाम्पल थोड़ा अच्छा से देखिए, एक कोई सदस्य हुआ X, उसके नीचे 2 सदस्य और जुड़ा AB, ठीक है। इसके सदस्य नीचे 1 2 जुड़ा, इधर 1 2 जुड़ा, इसके नीचे 3 सदस्य ABC, ठीक ना। इसके नीचे 3 सदस्य जुड़ा ABC। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, यह भी कहीं ना कहीं वाइट कॉलर श्रेणी में आता है, क्योंकि इसका कमीशन सभी को, यानी नीचे का जितना भी सर्किल बटेगा, जैसे बहुत सी कंपनियां हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, आप समझ रहे होंगे किस कंपनियों का नाम मैं बोल रहा हूँ,
किस कंपनियों के संदर्भ में किसका मॉडल होता है, स्कीम जो चलता है, आप लोग प्राय बहुत से लोग आप इस प्रकार के स्कीम में शामिल भी होते हैं, तो इसका जो कमीशन अगले अगले को ट्रांसफ़र होता है ना, ये भी आपको वाइट कॉलर अपराध की श्रेणी में आता है। क्यों आता है, इस पर हम लोग बात करेंगे आगे। साथ ही साथ नए निवेशक प्राप्त योजना में शामिल होने के लिए शुल्क का भुगतान करता है। तो नीचे वाला जो होगा नया पैसा देगा ना, तभी ना इस पिरामिड जो सिस्टम है उसमें जाकर यह शामिल होगा। तो यह पैसा किसी न किसी विश्वास और भ्रम को तोड़ता है, इसी श्रेणी में इसको रखा जाता है। याद रखिएगा, इस प्रकार के अपराधों में शिक्षित और संपन्न लोग से जोड़कर देखा जाता है। तो देखिए जो वाइट कॉलर है ना, वाइट कॉलर जो अपराध है, सफ़ेद पोश अपराध जो है, ये हमेशा देखिएगा संपन्न व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, जो पढ़ा लिखा होगा, जो अपने समाज सोसाइटी में रुतबा स्थान प्राप्त किया होगा, या किसी रूप से प्रशासनिक पद पर रहा होगा, या किसी राजनीतिक घराने से वो जुड़ा होगा, किसी प्रकार के एजेंसियों से जुड़ा होगा, अर्थात साथ ही साथ बहुत से धार्मिक संगठनों से भी लोग जुड़े रहते हैं, वो किसी भी धर्म संप्रदाय के हो सकते हैं। इस प्रकार के लोग इसमें जुड़े होते हैं, जिसे सफ़ेद पोश की श्रेणी में रखा जाता है। अब यहाँ महत्वपूर्ण चीज़ है, सफ़ेद पोश अपराध अवधारणा विचार अपराध शास्त्र की पहली बार वर्ष 1949 में स्थान मिला, जब सदरलैंड एक विचारक थे। उन्होंने अमेरिकन सोशियोलॉजिकल रिव्यू में वाइट कॉलर क्रिमिनलिटी पर अपना शोध पत्र छापते हैं, देते हैं। तो वहाँ पर इसमें पहली बार वाइट कॉलर आपको कॉन्सेप्ट आया था। सोचिए, हमारी आज़ादी के क्रम के दौरान यह कॉन्सेप्ट डेवलप आया है। जब हम लोग आज़ाद होकर 2 ही साल हुए थे, तो उस समय इस प्रकार के कॉन्सेप्ट आपको देखना होगा। ये 1949 से लेकर अभी तक कितना, और उससे पहले कितना ये असर छोड़ा होगा, समझ सकते हैं। उन्होंने अपराध जो सफ़ेद पोश अपराध को अपने व्यवसाय के दौरान सम्मानजनक और उस सामाजिक स्थिति व्यक्तियों द्वारा किए गए अपराध के रूप में परिभाषित किया था, सदरलैंड जो साइकोलॉजिस्ट थे उनके द्वारा। देखिए, भारत में सफ़ेद पोश अपराध या वाइट कॉलर अपराध क्या है, इसे आप लोग देख लीजिएगा। जैसे संथानम समिति ने यह बताया है रिपोर्ट में कि निष्कर्षों में बताया है कि व्यापारियों, उद्योगपतियों, ठेकेदारों और आपूर्तिकर्ताओं के साथ साथ भ्रष्ट जनता जैसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा किए गए सफ़ेद पोश अपराधों को विस्तृत तस्वीर दी है संथानम कमेटी ने। तो संथानम कमेटी हमेशा चर्चा में रहता है, आप तो इसे अच्छे तरीके से कवर कीजिएगा। भारत में सफ़ेद पोश अपराध की भयावहता पर प्रकाश डालते हुए भ्रष्टाचार निवारण आयोग, ध्यान रखिएगा, भ्रष्टाचार निवारण आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि तकनीकी वैज्ञानिक विकास की प्रगति बड़े पैमाने पर फाइल और एक छोटे से नियंत्रित अभिजात वर्ग के साथ बड़े पैमाने पर समाज में उद्भव के योगदान दे रहे। अभिजात वर्ग कहने का मतलब जो आगे चर्चा मैंने किया है उसके संदर्भ में बात करें, जो भी मैंने श्रेणियाँ आपको बताया था, संबद्ध लोग, उनकी बात हो रही है। एकाधिकार के विकास को प्रोत्साहित कर रही है। प्रबंधकीय वर्ग जटिल संस्थागत तंत्र का उदय हो रहा और उच्च सख्त पालन किया जा रहा है नियमों का, उसके संदर्भ में ये चीज़ें आपको सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और प्रक्रियाओं के समान ईमानदार कामकाज के लिए नैतिक व्यवहार के मानक आवश्यक हैं। इसी के संदर्भ में ये चीज़ें स्पष्ट हो, जो बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम मानक तय करें। शॉर्ट फॉर्म में समझिए तो इसके संदर्भ में। अब देखिए, कर चोरी, शेयर बाजार में कदाचार, कंपनियों के प्रशासन, एकाधिकार नियंत्रण, सूदखोरी और अंडर इनवाइसिंग और या ओवर इनवाइसिंग, जो डाटाओं का खेल होता है ना, उसके संदर्भ में बात हो रही है। जमाखोरी, मुनाफाखोरी, उप निर्माण, आपूर्तियों का अनुबंध में मानक प्रबंधन, प्रदर्शन, आर्थिक कानूनों की चोरी, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार, चुनाव अपराध, कदाचार सफ़ेद पोश अपराध के कुछ उदाहरण है। तो उदाहरण आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। सफ़ेद पोश वाइट कॉलर के उदाहरण कौन कौन से हैं, जैसे कर चोरी, हम किसी प्रकार का टैक्स करते हैं चोरी, वो सफ़ेद पोश के वाइट कॉलर के संदर्भ में आता है, अपराध की श्रेणी में। शेयर बाजार में किसी प्रकार का हम धोखाधड़ी करते हैं, वो भी आता है। हम किसी प्रकार का एकाधिकार नियंत्रण करते हैं, पद का दुरुपयोग भी करते हैं, वो भी सफ़ेद पोश की अपराध की श्रेणी में आता है। इसी प्रकार बहुत सी फेयर लिस्ट है, इसे देख लीजिएगा आप लोग।
अब कदाचार जो सफेदपोश अपराध के कुछ उदाहरण है, जैसे व्यवसाय आधारित सफेदपोश अपराध होता है। जैसे हम लोग बहुत से व्यवसाय में, चिकित्सा में है, इंजीनियरिंग में है, वकालत में है, निजी संस्थानों में, शैक्षणिक संस्थानों में अपराध करते हैं। इस चिकित्सा में बहुत से डॉक्टर ऐसे हैं जो अवैध तरीके से पैसे की उगाही करते हैं। जितना प्रोडक्ट का दाम नहीं होता उससे कहीं प्रोडक्ट का हम लोग डॉक्टर्स की श्रेणी, सभी डॉक्टर की बात नहीं हो रही यहाँ, उन लोगों की बात हो रही है जो इस प्रकार के संगठित अपराध करते हैं। इंजीनियरिंग क्षेत्र में भी आप देखेंगे बहुत से ऐसे इंजीनियर हैं जो अपने नॉलेज का गलत उपयोग करके टेंडर को पास करवाते हैं, उसमें मटेरियल का उपयोग करते हैं, गुणवत्ता का दरकिनार करते हैं। तो ये भी वाइट कॉलर, उसके एवज में उन्हें बहुत सी राशियाँ प्राप्त होती हैं। वकालत में भी बहुत से ऐसे वकील आपको देखने को मिलेगा कि जो चीज़ें मॉडरेट करके प्रस्तुत किया जाता है, उसके एवज में मान लीजिए कोई गंभीर अपराध की श्रेणी में आके अपराध उन्हें पुलिस ने पकड़ा है तो उनके छुड़ाने के लिए अलग अलग तरीके का आपको अपराध करते हैं। जैसे कि मैं नाम लेना चाहिए पर क्या कहूँ, जैसे काला हिरण के बारे में आप लोग सभी जानते होंगे। सलमान खान अभी उसमें बहुत लंबे समय से पकड़े गए हैं। काला हिरण की मौत हुई है, ठीक ना। इसके बारे में बहुत सी चीज़ें अपडेट हुआ है, पर वकालत में कुछ ऐसे श्रेणी के लोग हैं इनको बचाने के लिए बहुत मानकों को इधर से उधर किया गया, मॉडरेट किया गया है। कहीं ना कहीं ये चीज़ें देखिए आपको ये सब चीज़ें इस श्रेणी में लेकर आएगी। अब देखिए अगर सही रहता, साक्ष्य देते, तुरंत हो जाए। इतना लंबा खींचा जाना किसी मामले में, अब इसी तरह बहुत से मामले में, मैं एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि आप इस सलमान खान और काला हिरण का जो विवाद था सभी लोग इसको जानते हैं। लगभग 15-20 साल से ऊपर हो गया इस विवाद को, लंबा विवाद को चलते हुए। तो इस प्रकार से आप लोगों को समझना चाहिए कि नहीं ये चीज़ें किस प्रकार से हावी होती, सोसाइटी के लिए कितना और संस्थाओं के लिए कितना हानिकारक होता है। इसी तरह निजी संस्थान, शैक्षणिक संस्थान है, मान्यता प्राप्त नहीं होते हैं, डुप्लीकेट कागज़ बना के और सरकार के जो अनुदान होते हैं उसको प्राप्त करते हैं। तो ये भी सफ़ेद पोस्ट की श्रेणी में आता है, तो आप लोग इसे जानिएगा। अब नेक्स्ट है ब्लू कॉलर क्राइम। क्या होता है? एक वाइट कॉलर आप लोग समझ लिए, एक ब्लू कॉलर। यह अपराध मुख्य तौर पर छोटे पैमाने पर होते हैं जिसमें शामिल व्यक्ति समूह या तत्काल लाभ के रूप में कार्य करता है। इससे व्यवसाय, व्यक्तिगत अपराध भी शामिल हो सकता है और तत्काल प्रतिक्रिया के प्रेरित हो सकता है, ऐसे जैसे झगड़े या टकराव की स्थिति। अब छोटे छोटे अपराध की श्रेणी में ब्लू अपराध को रखा जाता है। साथ ही साथ इसमें आपको नारकोटिक्स देखिए, उत्पादन, वितरण, यौन हमला, चोरी, सेंधमारी, हत्या आदि को शामिल किया जाता है ब्लू कॉलर अपराध या ब्लू कॉलर जो क्राइम है उसके तहत। तो आप लोग समझिएगा, और इस पर बहुत बार चर्चा भी किया गया ब्लू कॉलर पर, बहुत बार आप लोग लगातार देखते होंगे ये सब मामले। तो वाइट कॉलर के संदर्भ में जब भी प्रश्न पूछे तो आपको ये सब चीज़ें एक्सप्लेन करना है। और वाइट कॉलर ब्लू कॉलर से कहीं संदिग्ध स्थिति को जन्म देता है। इससे देखिए व्यवस्थाएं पर प्रश्न चिन्ह उठ जाता है, और व्यवस्थाएं अपने जब नैतिकता पर प्रश्न उठ जाता है ना, तो संस्थाएं खोखली हो जाती है और एक कहीं ना कहीं राज्य को और देश को प्रभावित करता है। इन सब में देखिए आपको जो देख रहे हैं ये अपराध जो ब्लू अपराध है, इसमें सभी व्यक्तिगत अपराध को श्रेणी में रहता होगा, व्यक्ति विशेष प्रभावित होता होगा, पर वाइट कॉलर में समाज प्रभावित होता है। तो सबसे बड़ा श्रेणी ये रखना चाहिए, सरकार को, एजेंसियों को इस पर तत्परता से कार्य करना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। चलिए नीचे है, बहुत नीचे आज के पेपर में कुछ देखिए, दीपावली के प्रकृति संरक्षक है, इसके संदर्भ में कुछ चीज़ें दी गई हैं, तो इसे आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा ताकि समझ सकिएगा जो हिंदू रीति रिवाज के त्यौहार हैं वो किस रूप से प्रकृति संरक्षक है और किस प्रकार से चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए, उसके जो पॉजिटिवनेस है उसे सबके सामने लाना चाहिए और नेगेटिव जो पक्ष है उसे कम करते हुए और भी इसे बेहतर तरीके से सोसाइटी के लिए एक सोसाइटी उन्मुख बनाना चाहिए। तो इसमें एक चीज़ें दी गई हैं, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा। ये समान स्तर पर समझने की तरीका है। तो बहुत जगह जैसे बहुत से स्टेट में बहुत तरीके के होते हैं। अब बंगाल में देखिए अभी है ना, बंगाल में इस दौरान आपको 14 प्रकार के पत्तेदार साग की सब्जी खाने की परंपरा है। अब माँ काली और माँ लक्ष्मी का पूजन होता है। कोलकाता में पुराने लोग कागज़ के लालटेन बना कर उड़ाते हैं,
यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि 14 प्रकार के लोग पत्तेदार साग खाने का इस प्रचलन है। तो इसी प्रकार से बहुत सी चीज़ें आप लोग को देखने को मिले। तमिलनाडु में देखिए नमक चतुर्दशी पर शरीर में तेल लेपन के बाद मिठाई खाकर प्रारंभ होता है। और कर्नाटक के में 2 दिनों के उत्सव में अंशिवन कृष्ण चतुर्दशी और राजा वाली पद्मी मनाई जाती है। तो ये कहीं ना कहीं प्राकृतिक उन्मुख गतिविधियों को बढ़ावा देता है। तो ये सब चीज़ें आप लोग को जाननी चाहिए, ताकि देखिए होता है कि मान लीजिए आपसे इससे नेगेटिव पक्ष आपको सब बता देगा कि हम इसमें पटाखा फोड़ते हैं, हम अवैध मिठाई जो हानिकारक मिठाइयों को बढ़ावा मिल जाता है, बहुत सी चीज़ें होती है, बाल मजदूरी मिल जाता है। जैसा कि लास्ट मैंने पटाखा क्यों बंद होना चाहिए या पटाखा क्यों फोड़ना चाहिए के संबंध जो न्यूज एनालिसिस के उसमें बहुत से नेगेटिव पक्ष को मैंने बताया था, पर पॉजिटिव पक्ष को भी आपको जानना चाहिए। और इससे देखिए आपको लाभ होगा आपके आंसर राइटिंग में। आपसे इंटरव्यू में प्रश्न पूछेगा तो लाभ होगा। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल आज आप लोग नहीं देखिएगा, आर्टिकल में इतना खास कुछ नहीं है, राजनीतिक उत्प्रेरक है। तो आप लोग को एग्जाम ओरिएंट जिस दिन रहता है मैं खुद उस पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए इसे आप लोग आज न्यूज़ देख लीजिएगा कि गोल्ड ETF सोने में निवेश से सुविधाजनक तरीका है। तो ये देखिए हम लोग अभी धनतेरस का दिन चल रहा है, तो हम अलग अलग तरीके से निवेश करते हैं। तो इसी संदर्भ में कुछ चीज़ें यहाँ बताई गई है। तो निवेश जिनको करना है तो वो इस चीज़ों को देख लीजिएगा, ताकि आप बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ लीजिएगा। अब देखिए PLI में मिलेगी 30 लाख नौकरियाँ। जो मैं इकरा का रिपोर्ट बोल रहा था ना, इकरा रिपोर्ट रेटिंग एजेंसी है, उसके द्वारा कहा गया है कि 5 जो PLI स्कीम के अगले 5 वर्षों में 30 लाख से अधिक नौकरियां निकालने की संभावना है। सरकार ने 2020 में PLI योजना शुरुआत की, तब से लेकर वर्तमान अब तक 14 सेक्टर में PLI योजना की घोषणा की जा चुकी है। और PLI योजना सीधे तौर पर मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी होती है, इसलिए बड़ी संख्या में रोजगार निकलने की संभावना है। वित्त वर्ष जो है 24-25 से लगभग निजी जो सभी सेक्टरों में PLI स्कीम काम शुरू हो जाएगा, और इसके लिए बाद में रोज़गार सृजन काफ़ी तेज़ी में आएगी। तो 24-25 तक चीज़ें और भी बदलेगी। और देखिए कैसे पता चलता है कि रोज़गार बढ़ रहा है। तो देखिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन होता है, उसमें सदस्यों की संख्या बढ़ी है, जिसमें लगभग 16.94 लाख संख्या की बढ़ोतरी है, जिसमें 9.17 लाख सदस्य पहली बार इसमें जुड़े हैं। पहली बार जुड़ने वालों में 58.32% केवल 18 से 25 वर्ष आयु वर्ग के व्यक्ति विशेष है, जिसमें महिला पुरुष दोनों शामिल होते हैं, और थर्ड जेंडर भी अब हो गए हैं। तो 28 से 25 वर्ष अगर जुड़ रहे हैं तो इसका मतलब इन वर्ग को रोजगार प्राप्त हो रहा है, और युवा वर्ग को रोजगार प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब डाटा सही तरीके से इम्प्रूव हो रहा है, और हमें उस दिशा में और 24-25 का जो दशक होगा, जो वर्ष होगा वित्तीय वर्ष, ये देखिए PLI स्कीम एक आपको रोजगार के क्षेत्र में बेहतर परिवर्तन मानक तय करेगा। तो ये सब चीज़ें आप लोग को अपडेट होना। किन सेक्टर में सबसे ज़्यादा आएगा, देखिए मोबाइल और उपकरण मैन्युफैक्चरिंग में 2 लाख रोजगार आएगा, फार्मा संबंधित आइटम वाले सेक्टर में आपको 1 लाख, इसी तरह LED बल्ब वाइट गुड्स जो होते हैं उसके लिए 4 लाख से आपको रोज़गार सृजन होगा। इसी पर बहुत सी चीज़ें आपको डेवलप की गई है। तो PLI योजना जो 14 प्रकार की योजना है, इससे पहले भी न्यूज़ आपको कवर किया गया है, तो आप उस न्यूज़ एनालिसिस को देख सकते हैं क्या है योजना, किस रूप से है, और टेस्ट में तो बहुत बार इसमें शामिल किया गया है। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट एक न्यूज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और आज का न्यूज़ एनालिसिस समाप्त होगा। देखिए ब्लू फ्लैग लगातार चर्चा में रहता है। आपको यह टॉपिक UPSC के GS पेपर 3 में होगा, पर्यावरण संरक्षण के टॉपिक से यह न्यूज़ कवर होगा। और आप लोग स्टेट PCO स्टूडेंट अपने GS पेपर में पर्यावरण संरक्षण को टैली कर लीजिए किस GS पेपर में है, और वहाँ से इसे कोऑर्डिनेट कीजिएगा। देखिए उड़ीसा के पुरी स्थित गोल्डन बीच को, अर्थात समुद्र तट को बीच जिसे बोला जाता है, लगातार तीसरे वर्ष ब्लू फ्लैग के बीच के रूप में इसे मान्यता दिया गया है। और यह अब इसे 23 मापदंडों के आधार पर पुनः ब्लू फ्लैग समुद्र तट पर दर्जा दिया गया। वर्ष 2020 में गोल्डन बीच को पहली बार ब्लू फ्लैग का दर्जा दिया गया था। और देश दुनिया में कौन कौन से हैं इसी पर हम लोग चर्चा कर लेंगे, देख लेंगे, और इसके जो महत्वपूर्ण पार्ट है उसको हम लोग पहले तो आप देखिए भारत में कौन कौन से ब्लू फ्लैग है, इससे रिलेटेड मैंने आपको एक स्लाइड भी ग्रुप में शेयर किया, उसे भी आप लोग देख लीजिएगा।
पहले हम लोग गुजरात से लेकर नीचे से जाएंगे, उड़ीसा तक पहुँचेंगे। चलिए, गुजरात में शिवराजपुर ब्लू फ्लैग है और घोघला दीव जो गुजरात में आता है, आपको घोघला दीव दमन दीव में आता है, सॉरी। आपको गुजरात में एक शिवराजपुर गोल्डन जो ब्लू फ्लैग बीच है, और ब्लू फ्लैग बीच वो होता है जो समुद्र तट इको टूरिज्म मॉडल पर डेवलप होता है। पर्यटन के लिए स्वच्छ पानी, सुविधाएं, सुरक्षित वातावरण और क्षेत्र में सतत विकास के रूप में चिन्हित किया जाता है। सिंपल सा तरीके से ये समझिए, वैसा समुद्री तट जहाँ पर स्वच्छ वातावरण हो, तो आप उसे समझिएगा ब्लू टैग आपको प्राप्त बीच है, समुद्री तट है वो, जिसमें 10 भारत में अभी शामिल किया गया, जिसमें नाम है शिवराजपुर गुजरात, घोघला दमन दीव में, भोगवे महाराष्ट्र में, मीरापुर गोवा में, पुद्दू बिदरी कर्नाटक में, बांगाराम लक्षद्वीप में, कापड़ केरल में, कोलम तमिलनाडु में, ईडन पुदुचेरी में, रावानगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, आपको यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, रसीकोंडा आंध्र प्रदेश में, रुषिकोंडा, और गोल्डन जो बीच है उड़ीसा का, जिसका आपको गोल्डन उड़ीसा जो बीच है आपको उड़ीसा में पड़ता है। तो ये आप लोग ये राज्य स्टार्ट याद रखिएगा, बीच का नाम याद रखिएगा, प्रश्न यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है। अब यह प्रमाणन कौन देता है? यह डेनमार्क स्थित फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन के द्वारा दिया जाता है, और इसमें संबद्ध बहुत सी संस्थाएं, जिस पर भी मैं जिक्र करूंगा, 6-7 संस्थाएं ऐसी है जो इंटरनेशनल लेवल पर इससे संबद्ध है, जुड़ी हुई है, डाटा इंटरफेयर करती है, डाटा एक दूसरे के साथ शेयर करके इसके बाद इसको दिया जाता है। वर्ष 1985 में फ्रांस में शुरू हुआ यह, और 87 में से यूरोप में, और 2001 से यूरोप के बाहर के क्षेत्रों में यह दिया जाने लगा। तो याद रखिएगा, सबसे पहले वर्ष 1985 में फ्रांस में शुरू किया गया था, 87 में यूरोप में, 87 तक 2 सालों तक यूरोप में केवल दिया गया जितने भी समुद्री तट थे। उसके बाद 2001 के बाद है ना, आपको यहाँ से सारे विश्व के समुद्री तट के संदर्भ में आकलन करते हुए 23 मानकों के आधार पर इसे दिया जाने लगा, और 33 मापदंड बनाए गए हैं जो आपको तभी से ब्लू फ्लैग दिया जाता है। और समुद्री तटों के लिए इनके 4 महत्वपूर्ण मानक तो शीर्ष में रहते हैं, जिसके आधार पर इसे आंका जाता है। ये तो होना ही चाहिए। पर्यावरण शिक्षा सूचना देना है, नहाने के लिए पानी की गुणवत्ता, प्रबंधन, संरक्षण और सुरक्षा की एवं सेवाएं, ये तो 4 होंगे। साथ ही साथ आपको ये चीज़ जानना चाहिए। तुर्की तुर्की था, अब तुर्की हो गया है, जो राष्ट्र तुर्की पहले कहा जाता था, तो उसमें 551 फ्लैग जो सम्मानित साइट है। भारत में 10 है, जबकि ध्यान रखिएगा। और इस प्रकार से यह तीसरा विश्व का सबसे बड़ा ब्लू फ्लैग प्राप्त देश है। देखिए, इसमें आपको एक चीज़ और याद रखना चाहिए। अब नहाने की बात होता है ना, यहाँ पर देखिए, समुद्री जो पानी है औसत तापमान 8.90 डिग्री सेल्सियस होता है। तो प्रश्न पीटी में कितनी दफ़ा यह पूछा है स्टेट पीसीएस वाले एग्जाम में, समुद्र का पानी का तापमान कितना, जबकि 1 लीटर समुद्र में पानी में औसतन 2.58 ग्राम नमक होता है। तो देखिए, 1 ग्राम जो 1 लीटर पानी समुद्री जल होगा, उसमें औसतन 29.58 ग्राम नमक होता है। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है पीटी में, स्टेट पीसीएस और स्टेट जो एग्जाम होते हैं उसमें। तो आप लोग को ये सब कवर करना है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं इसके मेन पार्ट पर, ब्लू फ्लैग के संदर्भ में। तो ब्लू फ्लैग समुद्री तटों में विश्व का सबसे साफ समुद्री तट माना जाता है। तो सबसे पहले सिंपल से तरीके से समझे, ब्लू फ्लैग पूछे तो क्या है, तो समुद्री तट का वह भाग जो समुद्र तट मुख्य भूमि के पास होता है और वो सबसे साफ तट होगा, उसे ब्लू फ्लैग प्रमाणन तट बोला जाता है। यह एक इको टूरिज्म मॉडल जो पर्यटन, समुद्र तट में आने वाले नहाने के लिए साफ और स्वच्छ जल सुविधाओं, सुरक्षित स्वस्थ वातावरण प्रदान के साथ साथ सतत विकास को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं। जो लाइन में लिखा हुआ है उसी को मैंने कॉपी कर दिया। यह संबद्ध सदस्यों जैसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन जो UNWTO है, अब WTO मत समझ लिए, UNWTO जो विश्व पर्यटन है टूरिज्म जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो डेनमार्क स्थित NGO फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन FEE और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN
से गठित एक अंतर्राष्ट्रीय जूरी द्वारा प्रदान किया जाता है। तो केवल आप इस संस्था का नाम लेकर नहीं मार दीजिए, अगर ऑप्शन में ये सब संस्थाएं हैं उनका भी नाम याद रखिएगा। सभी के संबद्ध अंतर्राष्ट्रीय जूरी के रूप में काम करते हुए ब्लू प्रमाणन दिया जाता है। तो युक्ति आईएएस आपको स्पष्ट ज्ञान देता है कि हाँ, उसके बेसिक चीज़ों को भी समझिए। अब बहुत से कैंडिडेट केवल पेपर पढ़ लेंगे और फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल जो एजुकेशन है जो दिया है, देखिए यह आपको संस्था यहाँ पर दी है ना, कौन संस्था देती है, कहाँ नाम था, देखिए यहाँ पर है ना, इन्वायरमेंट एजुकेशन। इस संस्था के बारे में आप लोग जान जाइएगा और आप लोग आंसर पढ़े हुए टॉपिक में आंसर गलत करके आ जाइएगा, तो बाद में पता चलेगा कि नहीं मैंने तो पढ़ा भी था, आंसर गलत हो गया। उनके सभी पार्ट को नहीं जब तक जानिएगा तब तक आंसर सही कैसे हो जाएगा। तो मैंने कैसे बताया अभी, इसके साथ एक संबद्ध और भी संस्थाएं हैं जो जूरी के रूप में काम करते हुए ब्लू फ्लैग प्रमाणन देता है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, UNEP को, WNTO को, IUCN को और FEE को। तो ये चारों मिलकर आपको संस्थाएं जूरी के रूप में एक साथ काम करते हुए इसे, पर महत्वपूर्ण योगदान FEE का ही होता है, ध्यान रखिएगा। अब मुख्यतः पूछे तब जाके इन्वायरमेंटल एजुकेशन का नाम लीजिएगा, नहीं तो बाकी चीज़ें। साथ में नोट याद रखिएगा, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन की तरह ही भारत में अपना एक इको लेवल बीच इन्वायरमेंट एंड एथिक्स मैनेजमेंट सर्विसेज स्टार्ट किया है, जिसे इसे BIMS कहा जाता है। याद रखिएगा, BEMS, BIMS, इसे BIMS शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। इसी ब्लू प्रमाणन सर्टिफिकेट जिस तरह दिया जाता है ना, उसी तरह भारत में BIMS एक कॉन्सेप्ट लेकर आया गया, जिसमें जो समुद्री तट है उसको स्वच्छ बनाना है, जो 33 मानक तय किए उसी आधार पर काम करना है और एक मैनेजमेंट सिस्टम को डेवलप करना है, सर्विस को। तो इसके संदर्भ में बातें की गई है। अब ये बीच इन्वायरमेंट एंड एथिक्स मैनेजमेंट सर्विस क्या होता है, इसे आप लोग जानिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण भारतीय दृष्टिकोण से यह BIMS जो है एक आशय समुद्र तट में पर्यावरण और सौंदर्य शास्त्र प्रबंधन सेवाएं से जुड़ा होता है। अर्थात जो बीच होगा, जो समुद्री तट होगा, उसे बेहतर पर्यावरण इन्वायरमेंट को डेवलप करना, वहाँ के सौंदर्यीकरण अर्थात उसके जो साफ सफाई, रख रखाव और सुरक्षा के मानक को तय करना, उससे जुड़ा प्रबंधन यह BIMS के तहत होता है। इस बीच जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट एंड एस्थेटिक मैनेजमेंट सर्विस एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन, इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट ICZM परियोजना के तहत आती है। ध्यान रखिएगा, ये मैंने पहले भी इस पर चर्चा कर चुका हूँ। ICZM क्या है, इको जो एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन क्या होता है, तो देखिए पहले का न्यूज़ जो स्टूडेंट देखा होगा ना, जो प्लेलिस्ट में, जो युक्ति आईएएस के प्लेलिस्ट में न्यूज़ है, उसे अगर जिसने देख लिया होगा इसे समझ में आ गया होगा। अब ये लंबा चौड़ा 20 मिनट का वीडियो इस पर बनेगा, एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन क्या है। तो देखिए, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ आप लोग को, आप खाली समय निकाल के प्लेलिस्ट जो है उसे सबसे पहले देखिए कि जो आने वाले चीज़ों में जो चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगा उसके संदर्भ में जानकारी, आपको औसत जानकारी होनी चाहिए। इसे सोसाइटी ऑफ इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट जो SICOM और केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MOEFCC यूनियन मिनिस्टर इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा लॉन्च किया गया था। इसे किसे, बीच इन्वायरमेंट जो एथिक्स मैनेजमेंट सर्विस है BIMS को, इसे लॉन्च किया गया था किनके द्वारा, तो इसे याद रखिएगा, SICOM और MOEFCC के द्वारा किया गया था। तो आप इसे ध्यान रखिएगा। अब BIMS का उद्देश्य क्या है यह याद रखिए, तटीय जल प्रदूषण को न्यून करना या न्यूनतम के स्तर पर लाना, समुद्री तट पर सुविधाओं के सतत विकास को बढ़ावा देना, तटीय पारिस्थितिकी तंत्र पर प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और संरक्षण देना, संरक्षण प्रदान करना, इसके संदर्भ में काम करना, स्वच्छता के उच्च मानकों को मजबूत करना, उसे बनाए रखना, तटीय वातावरण नियमों के अनुसार समुद्र तट के लिए स्वच्छता और सुरक्षा के अभियान चलाना। यह महत्वपूर्ण, आप लोग अक्सर देखते होंगे कि जैसे अभी हाल ही में गणेश चतुर्दशी मनाई गई, तो बम्बई का जो बीच था, मरीन ब्रिज, उस पर बहुत से अभिनेत्रियों ने, बहुत से लोगों ने आके तट की सफाई की थी। उसका उद्देश्य क्या था, एक तो पर्यावरण संबद्ध चीज़ों को करना था कि बीच गंदा हो गया है तो हम उसके आसपास रहते हैं तो हमारा कर्तव्य है।
साथ ही साथ इस योजना के तहत भी किया गया था काम, याद रखिएगा। इस योजना के तहत, बिम्स योजना के तहत देखिएगा, बहुत से लोगों ने इस लोगो को पहन के, लोगो का टी शर्ट होगा उसे पहना होगा, इन्वायरमेंट का ICGM है, ये लोगो पहन के लोग काम किए होंगे। तो देखिए बात है, चीज़ें जब आप समझ जाइएगा ना, हाँ ये क्यों होता है, क्यों ज़रूरी है, तो सिस्टम में वो सब चीज़ें आप लोग को आसानी से समझ में आ जाएगा। हालिया लाभ क्या हुआ इस योजना को चलाने से, इसे पुनः चक्रण के माध्यम से 1100 मिली वर्ष नगर पालिकाओं के पानी बचाने की मदद मिली इस योजना के तहत, ध्यान रखिएगा। साथ में समुद्री तट जाने वाले लगभग 1,25,000 लोगों को समुद्री तटों के जिम्मेदार व्यवहार बनाए रखने के लिए शिक्षित किया गया है। लगभग 1.25 लाख लोगों को शिक्षित किया गया कि बीच को कैसे सुरक्षित रखना है, समुद्री तट को कैसे स्वच्छ रखना है। तो देखिए आप लोग जैसे भी देखिए कोई उत्सव त्यौहार होता है तो उसके बाद जो अवशिष्ट बच जाता है उसके प्रबंधन के लिए इस प्रकार की योजनाएं चलाई जाती हैं। अब प्रदूषण में कमी होता है, सुरक्षा और सेवाओं के माध्यम से 500 मछुआरों परिवारों को वैकल्पिक आजीविका के अवसर प्राप्त किए हैं। और साथ में समुद्री तट के मनोरंजन गतिविधियों के लिए पर्यटकों की संख्या में लगभग 80% की वृद्धि हुई है, जिससे आर्थिक लाभ हुआ, हमें फॉरेन रिजर्व प्राप्त हुआ, फॉरेन जैसे डॉलर प्राप्त होता है। जैसे भी भारत के लोग भारतीय भूमि में आएंगे तो जहाँ भी एयरपोर्ट होगा तो वहाँ अपने डॉलर को भारतीय रुपये में कन्वर्ट करेंगे, तो ना भारत के क्षेत्र में आके अपना जहाँ भी जाना होगा तो भारतीय मुद्रा में भ्रमण करेंगे, तो हमें डॉलर भी प्राप्त होता है, तो विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होता है। तो सोच के देखिएगा, ये सब चीज़ें आप समझ में आएगा कितना इसके बाय प्रोडक्ट लाभ होते हैं। तो देखिए मैं हर बार बोलता हूँ, चीज़ों को आपको उस नज़रिए से देखना चाहिए जिस नज़रिए से UPSC देख रहा है या PCS स्टेट PCS के एग्ज़ाम देख रहा है। अब ब्लू फ्लैग के संदर्भ में नॉर्मल अवधारणा यही होगा कि ब्लू फ्लैग से हम समुद्री तट को सुरक्षा कर सकते हैं, पर इसके बाय प्रोडक्ट बहुत हैं। यहाँ तक कि हमको विदेशी मुद्रा प्राप्त करने का अवसर मिलता है। जितना स्वच्छ हमारा बीच होगा, विदेशी पर्यटक बढ़ेंगे, और पर्यटक एक बार इंडिया आ गया तो ज़रूरी है बीच, मान लीजिए बहुत से लोगों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन के जो बीच है वहाँ घूमने का मन होगा, तो जब इंडिया का मान लीजिए किसी पार्ट में जाता है अब, या अब गोल्डन के बारे में 3 बार लगातार मिला है उसे, तो बहुत से विदेशी के मन में यह जिज्ञासा ये कौन सा बीच है, चलिए देखते हैं। जब यहाँ आते हैं तो बहुत से और भी चीज़ें जाके देख सकते हैं। अब भारत आएंगे तो केवल वही उसी बीच पर घूम कर थोड़ी जाएंगे, और भी उड़ीसा में होगा पूरी मंदिर होगा, उसे देखने का मन करेगा। उसके बाद बहुत से जैसे आगरा है, आगरा जाने का मन करेगा। इसी तरह गोल्डन टेम्पल है, वहाँ जाने का मन करेगा। इसी तरह बिहार में बहुत से तीर्थ स्थल है, वहाँ जाने को मन करेगा। तो इस तरह वो देश में बहुत जगह पर्यटन को बढ़ावा देंगे, और पर्यटन से जुड़े संबंध जितने भी लोग हैं उनको आय का स्रोत बढ़ेगा। तो ये आप चीज़ें समझिए कि केवल एक कॉन्सेप्ट को डेवलप करने से उसके बाय प्रोडक्ट बहुत होते हैं। तो आप इसे अपने आंसर राइटिंग में लिखिएगा, तो जाके आंसर आपको और भी बेहतर होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग कल फिर मिलेंगे नए न्यूज़ एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोग ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा, ऐप पर बहुत सी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो आप लोग प्लीज़ जाके देखिए टेस्ट किस रूप से लिए जा रहे हैं, टेस्ट की क्वालिटी क्या है। जो आप लोग को टेस्ट यहाँ लिया जा रहा है वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड टेस्ट होता है। आप किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप टैली करा सकते हैं क्या उस फॉर्मेट पर आपका एग्ज़ाम हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा है तो किसी और संस्था से आप जुड़ सकते हैं, इसकी खुली छूट होती है आपको। मैं तो इसी संदर्भ में दावे करता हूँ, जो मैं क्वालिटी दे रहा हूँ, क्या क्वालिटी आपको एग्ज़ाम ओरिएंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। चलिए तो फिर कल हम मिलेंगे नए न्यूज़ एनालिसिस के साथ। जय हिंद।